हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। 1% की गिरावट है यहाँ पर और अभी एकदम से गिरावट की तरफ जाता नज़र आ रहा है, जबकि बाजार अभी अगर आप देख रहे हो तो गिरावट वाला नहीं है। निफ्टी बैंक में तेज़ी है, निफ्टी 50 में तेज़ी है, सेंसेक्स भी अच्छी खासी रफ्तार में बैठा हुआ है। लेकिन जियो का शेयर पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि गिर रहा है। अगर आप एक महीने का भी ग्राफ देख लो तो 6% की तेज़ी ज़रूर है। 355 से ऐसी रफ्तार आई थी कि 388 पे गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही साइलेंटली ये नीचे की तरफ आ रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 380 रुपये से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 6% का अभी भी ग्रोथ है और लिस्टिंग से लेकर अब तक भाई साहब खूब सारा पैसा बना कर दिया है। अगर आप लोअर लेवल 206 रुपये से कंपेयर करोगे तब तो शानदार तेज़ी है। 70% के आसपास की तेज़ी कह सकते हैं कि दिखाई है इसने और लगातार भागा है ये। और देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इस कंपनी को लेकर मेरी एक कमेंट्री पहले से रही है कि बेचना मत इसको। जब भी गिरावट आए एवरेज करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। लेकिन हाँ, ये मत समझ लेना कि भाई साहब यहाँ से वापस भाग जाएगा। अगेन कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर इससे पहले भी तो बड़ी रफ्तार के बाद अब इसने गिरावट दिखाई, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी दिखाई, फिर गिरावट दिखाई, उससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी दिखाई, फिर गिरावट दिखाई, उससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी दिखाई। अभी यहाँ पर गिरावट आ रही है तो अगेन मैं कहूँगा कि वापस तेज़ी की तरफ ज़्यादा नजर आएगा। वापस ये आपको 390, 395, 400 रुपये तक के भी लेवल दिखाएगा। अभी गिरावट वाला माहौल ज़रूर है। अब देखते हैं कि कब ये तेज़ी वाला माहौल में कन्वर्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इस कंपनी का ख़राब नहीं लगता है। रीज़न ये है कि बहुत सारी खबरें यहाँ पर आने वाली है, बहुत सारे बिजनेस जो है वो एक कंपनी स्टार्ट करने वाली है और लॉन्ग टर्म में वो सारे बिजनेस डीमर्ज होते भी नज़र आ सकते हैं। वेरी लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और अगेन मैं इस कंपनी को लेकर मैंने ऑलरेडी कई बार बोला है कि मैं 1-2 साल के लिए नहीं, मैं 3-4 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट रहने की बात कर रहा हूँ। इवन 1-2 महीने के लिए भी तो कभी भी नहीं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जितनी भी गिरावट आएगी उतनी सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये मेरा मानना है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए आज के दिन की, तो अभी बाज़ार जस्ट खुला है और ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। जो हाई था इसका वो तकरीबन 395 रुपये का बनाया था इसका, और लो 202 रुपये के आसपास का है। मार्केट कैप इसका 2,40,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो अभी ये पे नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी पे करना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी मुश्किल से 7-8 रुपये का आपको डिविडेंड पे करती है, तो ये भी कोई उतना बड़ा डिविडेंड पे नहीं करेगी। इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 रुपये 2 रुपये का डिविडेंड, उससे ज़्यादा का नहीं। यहाँ पर इनके नंबर्स भी आए थे अभी हाल फिलहाल में, वो भी काफ़ी अच्छे थे। जहाँ तक इनकी बात करें कंपनी को लेकर तो कई सारे बिजनेस इसके अंडर में है। चाहे इंस्टेंट लोन का इनका बिजनेस अभी ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन अगेन इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। अभी कंपनी क्या करेगी, जो छोटे छोटे मर्चेंट लोन वगैरह दे रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी बड़े बड़े हाउसिंग लोन भी बांटने वाली है। ठीक है, घर के अगेंस्ट में जो होम लोन होता है, ठीक है, वो भी कंपनी बांटना स्टार्ट करेगी। और होम लोन का टिकट साइज़ बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चंक होगा। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देने का काम ये कंपनी करने वाली है। ठीक है, जो आपके म्यूचुअल फंड्स में निवेश करा होता है उसके अगेंस्ट में भी लोन वगैरह देने का काम कंपनी करेगी। तो कहीं ना कहीं इनका जो लोन का भी जो बिजनेस है अभी वो बहुत छोटे पैमाने पर चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जब बड़े बड़े होम लोन्स बांटे जाएंगे, और देखो अगेन जो होम लोन्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन होते हैं, वो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड लोन में मैं इसको कहूँगा, तो वो रिकवर हो जाते हैं, आराम से रिकवर हो जाते हैं। तो एनपीए के खतरे मुझे कम लगते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इंश्योरेंस अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है अभी लाइसेंस मिला नहीं है, लेकिन अप्लाई करे हुए 6 महीने से भी ऊपर हो चुका है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके लाइसेंस मिलने को लेकर भी खबर आ सकती है और वो भी अच्छी खबर होगी। और जैसे ही लाइसेंस मिलने की खबर आएगी एक दिन में ये 10% की तेज़ी आराम से दिखाएगा। खबर के ऊपर डिपेंड करेगा। सेम चीज़ म्यूचुअल फंड्स का भी जो इन्होंने लाइसेंस अप्लाई करा हुआ है वो भी अभी तक मिला नहीं है, लेकिन जिस दिन उसके भी मिलने की खबर आएगी उस दिन ये आपको अगेन 10% की तेज़ी उस दिन भी दिखाता हुआ नज़र आएगा।
इसके अलावा कंपनी ने हाल फिलहाल में वेल्थ मैनेजमेंट के लिए लाइसेंस अप्लाई करा हुआ है। इसके अलावा ब्रोकिंग बिजनेस के लिए भी लाइसेंस अप्लाई करा हुआ है। तो देखते हैं कि वो क्या होगा, लेकिन मैं उसके लिए भी काफ़ी मुझे लगता है कि पॉजिटिव हूँ मैं, और कहीं ना कहीं वो बिज़नेस भी अच्छा होगा। और जो म्यूचुअल फंड और वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिज़नेस है उसके लिए इन्होंने पार्टनर करा है ब्लैक रॉक के साथ, जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यूपीआई पेमेंट्स वगैरह की बात करें, इन्होंने अपने खुद के साउंड बॉक्स सेटअप करके रखे हुए हैं। कंपनी क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री कर रही है एसबीआई के साथ मिलकर। और देखो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट इस कंपनी का मुझे लगता है वो यही है कि इनकी रीच बहुत बढ़िया है। जिस दिन इनको लाइसेंस मिल गया म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का, इनको टाइम नहीं लगेगा अपनी खुद की माई जियो ऐप में एक टैब देने में। वहीं से लोग इंश्योरेंस भी अप्लाई करेंगे, वहीं से लोग म्यूचुअल फंड्स के लिए भी अप्लाई कर लेंगे, और ब्रोकिंग के लिए भी जब ये इनको मिलेगा वहीं से ब्रोकिंग का लिए भी ये लोग अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे। इसके अलावा इनके खुद की वर्कफोर्स इतनी बड़ी है, रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ की वर्कफोर्स इतनी बड़ी है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को भी हो सकता है कि अपने खुद के ही इंश्योरेंस, अपने खुद के ही लोन्स वगैरह, होम लोन वगैरह वो खुद से ही मैनेज करना शुरू करे, या फिर वहीं से लेना शुरू करे लोग, और वहाँ पर भी डिस्काउंट वगैरह रहेंगे उनके लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू आज अभी आप इस कंपनी का देख रहे हो, आज से 2-3 साल बाद इस रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा परसेंटेज वाइज इजाफा होने वाला है। इनकी टक्कर जो है वो सीधे सीधे बड़े बड़े लोन, मतलब जो बड़े बड़े लोन वाली बैंक्स वगैरह हैं इनके साथ होने वाली है। इनकी टक्कर जो बड़े बड़े इंश्योरेंस वाले हैं प्लेयर उनके साथ होने वाली है। इनकी टक्कर सीधे सीधे फ़ोनपे के साथ होगी, पेटीएम के साथ होगी डिजिटल में। इनकी टक्कर ब्रोकिंग का बिजनेस जब स्टार्ट होगा सीधे सीधे ज़रोदा के साथ होने वाली है। इसके अलावा आप ग्रो को भी मान के चलो, वो है यहाँ पर। क्रेडिट कार्ड की भी जब बात आती है तो वहाँ पर भी तो कंपनी एक नहीं कई बिजनेस कर रही है, और इवन फ्यूचर में भी इसी के अंडर में कंपनी और कई बिजनेस करती नज़र भी आ सकती है आपको। जहाँ तक अगर आप देखोगे तो जो इसका पी रेशियो है वो 150 का है, सेक्टर पी 18 का है यहाँ पर। और अगर आने वाले टाइम में कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने में कामयाब होती है, जो कि डेफिनेटली होगी जब इनके सारे बिजनेस खुल जाएंगे, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, और हालांकि तब शेयर प्राइस भी बढ़ता नजर आएगा। लेकिन कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी की बात नहीं करे, हालांकि एक ही एनालिस्ट है। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे इसके, तो अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर थे तकरीबन 495 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 310 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। यहाँ पर इससे पहले सितंबर में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट था। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो डिविडेंड है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में से इसको डिविडेंड मिला था, उसके चलते आपको रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिला, प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6% का जो होल्ड, जो शेयर्स परसेंटेज है वो जियो के पास है। उस 6% का जितना भी भैया शेयर बनता है उसका डिविडेंड डेफिनेटली मिलेगा इसको, और यही वजह है कि इसके चलते आपको इतना बड़ा जो नंबर्स है रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज वो देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, जियो को आप जियो फिनेंशियल सर्विस को आपको एनबीएफसी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। इन्होंने खुद बोला है कि भाई साहब हम कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं, हम सीआईसी कंपनी, और लाइसेंस भी उन्होंने सीआईसी का अप्लाई करा है, ना कि एनबीएफसी का। तो नज़र रखिएगा, क्योंकि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करेगी आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनियों के अंदर। और जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग को लेकर, तो 47.12% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। पहले भी उतनी ही थी, हालांकि लिस्टिंग से लेकर अब तक 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। ये दिसंबर तक खरीदते रहे, मार्च क्वार्टर में खरीदारी नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी शेयर बढ़ रहा था, तो खरीदारी नहीं करी। लेकिन बिकवाली डेफिनेटली अभी भी चल रही है। 4.91% की म्यूचुअल फंड 4.74 पर आ गए। डोमेस्टिक 8.18 से ये 7.86 पर आ गए। और इतना ही नहीं, एफआईज 19.83% से 19.43% पर आ गए। तो बिकवाली यहाँ पर देखोगे तो करी हुई ज़रूर है, और ख़रीदार वही है रिटेल और अदर्स, लेकिन अगेन जिन्होंने ख़रीदा है वो फ़ायदे में ही है, नुकसान में तो पहली चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, ये जो इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली अगर आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि अब ये रुकनी चाहिए। रीज़न ये है कि पहले जो बिकवाली आई थी उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर जिसके पास थे उसको जियो के शेयर्स फ्री में मिले हुए थे, मतलब बाद में वो प्राइस एडजस्ट हुआ था रिलायंस के शेयर में, लेकिन मिले हुए थे। तो कहीं ना कहीं कई सारे इंडेक्स का पार्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ था, तो जियो ऑटोमेटिकली उसका भी पार्ट बन चुका था लिस्टिंग्स के टाइम पर ही, तो उनको उन सब से हटना था, तो एक आउटफ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में जियो अपने आप में जब इनके सारे बिजनेस खुलेंगे तो कुछ इंडाइसिस का पार्ट होता नज़र आएगा। बीच में खबर भी थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा, मतलब दावेदार है ये, मतलब इसको इंक्लूड करा जा सकता है।
तो अगेन अगर इनको किसी इंडेक्स में जगह मिलती है तो एक पैसिव इनफ्लो भी यहाँ पर स्टार्ट होने के चांसेस है, तो वो चीज़ भी रहेंगी और तब खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखो मैं भी इतना ही कहूँगा जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर कि ग्राफ जब भी अगर आप इसका देखोगे तो गिरावट आई है, लेकिन बाद में रिकवरी भी आई और देखो बिजनेस अभी इनके खुले भी नहीं हैं। जब उन सारे बिजनेस खुलने की खबरें आपको देखने को मिलेगी, मैं मानता हूँ कि 10% की तेज़ी इंट्राडे में एक्सपेक्टेड रहेगी जिस दिन खबर आएगी उस दिन, ठीक है। तो बने रहिए यहाँ पर और जल्दबाजी मत करिएगा एग्जिट करने की। मैं इतना ही कहूँगा कि है तो होल्ड कर सकते हो, अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है। अगर पैसों की भैया ज़रूरत ही है तो चाहो तो पार्शली प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और मैं 2-3 साल की मैं मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 1-2 महीने की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।